हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनाइटेड ट्यूटोरियल। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ट्यूटोरियल। हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा है? वर्क एंड एनर्जी। यह टॉपिक हमारा चालू है। इस टॉपिक में हमने लास्ट ट्यूटोरियल में क्या क्या देखा था? हमने वर्क क्या होता है, वर्क का यूनिट क्या होता है और वर्क का फॉर्मूला हमने निकाला था जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अलग अलग हो तब। और हमने क्या देखा था? पॉजिटिव वर्क, निगेटिव वर्क और जीरो वर्क। ये हमने लास्ट ट्यूटोरियल में अब तक देखा। आज के इस ट्यूटोरियल में हम एनर्जी के बारे में जानकारी लेंगे। एनर्जी क्या होती है, उसके टाइप्स कौन से हैं, ये सब आज हम देखेंगे। अभी एनर्जी मतलब क्या? ऊर्जा। आपको तो इतना पता है, आप लोगों को पहले हो चुका है एनर्जी क्या होती है। ऊर्जा मतलब इससे पहले वाले स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा एनर्जी क्या होती है। आप लोगों को पता है एनर्जी क्या है। चलिए कुछ एग्जाम्पल बता दीजिए एनर्जी के, आपको याद होंगे तो। आपको याद आ रही है क्या कोई एग्जाम्पल? मैं ही बता देता हूँ। चलिए एनर्जी कोई भी लीजिए। आपको पता होगा अगर बहुत ज्यादा साउंड बढ़ गया, अगर आप टीवी का साउंड या फिर कोई डीजे लगाते ना, डीजे वीजे लगाते शादी के वक्त, उसका अगर साउंड बहुत ज्यादा बढ़ा दिया तो क्या होता है? ऐसा वाइब्रेशन होता है। मतलब अगर घर में उतना ज्यादा आवाज होगा तो हमारे घर में जो यूटेंसिल्स होते हैं, जो भांडे वगैरह होते हैं, वो क्या होते हैं? वाइब्रेट होने लगते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि एनर्जी की वजह से। कौन सी एनर्जी? साउंड एनर्जी। और आपको कभी आपने किया होगा, वो क्या बोलते हैं उसको, भिंग लेके ऐसे पेपर पे रख के आपने किया होगा, उससे क्या होता है? वो पेपर जलता है क्योंकि वो सनरेज क्या होते हैं, एक जगह पे जमा हो जाती है उस पेपर पे और वो पेपर बर्न होता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां पे एनर्जी है। कौन सी एनर्जी? हीट एनर्जी। लेकिन हीट एनर्जी कहां से आ रही है? सोलर एनर्जी से। तो भी एनर्जी है, ऊर्जा है। तो लेकिन एनर्जी मतलब होता क्या है? ऊर्जा, इसका मतलब क्या? इसकी डेफिनेशन हम कैसे बोल सकते हैं? आप लोगों ने इससे पहले भी पढ़ा होगा। सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं एनर्जी को? कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। काम करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता, यानी उन एनर्जी, ऊर्जा, जो कार्य करते हैं हम, उस कार्य करने की क्षमता क्या होती है? एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है। तो इसकी डेफिनेशन कैसे बोल सकते हैं? द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू परफॉर्म वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। क्या मैं लिखता हूं यहाँ पे? द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू परफॉर्म वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। एनर्जी का यूनिट क्या होता है? एनर्जी का एसआई यूनिट है जूल और सीजीएस यूनिट होता है अर्ग। अभी आप लोगों ने कहा देखा था जूल और अर्ग, आपको याद होगा लास्ट ट्यूटोरियल में हमने देखा था। वर्क का एसआई यूनिट भी जूल है और सीजीएस यूनिट अर्ग है। अभी एनर्जी का भी एसआई यूनिट जूल और सीजीएस यूनिट अर्ग। हाँ सही है, वर्क और एनर्जी के यूनिट सेम होते। आपको याद रखना है, वर्क और एनर्जी के यूनिट सेम होते। एसआई यूनिट जूल और सीजीएस यूनिट अर्ग। अभी लास्ट ट्यूटोरियल में हमने देखा था जूल और अर्ग के बीच का रिलेशन क्या है। आप लोगों को याद होगा क्या होता है? 1 जूल इज इक्वल टू 10 to the power 7 अर्ग। आप लोगों को याद होगा शायद 1 जूल इज इक्वल टू 10 to the power 7 अर्ग। ये इन दोनों के बीच का रिलेशन था। कैसे आया था ये भी मैंने आपको लास्ट ट्यूटोरियल में बता दिया था। तो एनर्जी का यूनिट के बारे में हो गया। अब एनर्जी के टाइप्स कौन से होते हैं आपको शायद याद होगा, पता होगा आपको कौन सी एनर्जी। चलिए एनर्जी कौन सी होती है हमें पता है। मैकेनिकल एनर्जी होती है, सोलर एनर्जी होती है, हीट एनर्जी होती है, मैग्नेटिक एनर्जी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है, न्यूक्लियर एनर्जी होती है। ये सारे के सारे क्या हुए? एनर्जी के टाइप्स हम बोल सकते हैं, फिर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी ऐसा हम बोल सकते हैं। और आज हम क्या देखने वाले हैं यहाँ पे? मैकेनिकल एनर्जी के जनरली 2 टाइप होते हैं, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। इनके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। किसके? मैकेनिकल एनर्जी के 2 टाइप्स। कौन से? पोटेंशियल और काइनेटिक। पहले हम काइनेटिक एनर्जी देखेंगे, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा। अभी क्या होती है काइनेटिक एनर्जी? चलिए पहले आपको कुछ एग्जांपल बताता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा, कभी कैरम खेला? आप लोगों ने खेला होगा। क्या करते हो कैरम खेलते वक्त? गोटी को मारते हो, जो मार्बल होती है उसको ऐसे स्ट्राइक करते हो, स्ट्राइकर को, तो क्या होता है? मूव होता है और जिस गोटी को लगता है वो भी उसके साथ मूव होती है। या फिर आप लोगों ने क्या खेला होगा? और क्रिकेट खेला होगा। क्रिकेट पता है आपको, खेला ही होगा। जब बॉल स्टंप पे लगता है तो क्या होता है? स्टंप हिलता है। बॉल आप स्पीड से फेंकते हो, स्टंप पे वो स्ट्राइक होता है तो स्टंप क्या होता है? कभी कई बार टूट भी जाता है स्टंप, कई बार निकल जाता है, कई बार गिर जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? वो स्टंप क्यों गिरता है? स्टंप को गिरने के लिए कुछ तो एनर्जी चाहिए, स्टंप को गिराने के लिए। लेकिन एनर्जी कहां से आ रही है? बॉल से। लेकिन बॉल में एनर्जी कहां से आई? और जो हमने मार्बल देखे थे, जो हमने अभी कैरम की बात की, उसमें जो स्ट्राइकर से हम स्ट्राइक करते हैं मार्बल को, तो वो भी मूव होती है। क्यों मूव होती है मार्बल? उसको मूव करने के लिए एनर्जी चाहिए, लेकिन उसको एनर्जी कहां से आती है? स्ट्राइकर से। लेकिन स्ट्राइकर को एनर्जी कहां से आई? अभी आप बोलोगे मैंने इसको स्ट्राइक किया था तो मैंने उसको एनर्जी दी, लेकिन वो एनर्जी आई कहां से? जो हम बोल सकते हैं, ये एग्जांपल जो अभी हम देखे, उससे हम क्या बोल सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट में एनर्जी आई। क्यों? उसकी मोशन की वजह से। अभी आप लोगों ने क्रिकेट के बॉल का एग्जांपल देखा। बॉल जब स्टंप के ऊपर स्ट्राइक हो रहा है, स्टंप के ऊपर जब वो धड़क रहा है आके, तो क्या होता है? स्टंप गिर जाता है, टूट जाता है। ऐसा क्योंकि बॉल के अंदर एनर्जी है, क्योंकि बॉल को मोशन है, वो बॉल मोशन में, इसलिए उस बॉल के अंदर एनर्जी है। वैसे ही उस स्ट्राइकर की बात है, कैरम की। जब आप स्ट्राइकर से स्ट्राइक करते हो तो स्ट्राइकर मूविंग है, यानी वो मोशन में, मूविंग ऑब्जेक्ट है वो, और उसके अंदर उसकी वजह से एनर्जी है।
तो हम क्या बोल सकते हैं, मूविंग ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी होती है उसकी मोशन की वजह से वो होती है काइनेटिक एनर्जी, या फिर हम बोल सकते हैं उसे गतिज ऊर्जा। गति की वजह से उसमें ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा नाम ही गतिज ऊर्जा, यानी गति की वजह से, गति मतलब मोशन, मोशन की वजह से उसके अंदर एनर्जी आती है और उसे हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। चलिए डेफिनेशन लिखता हूं मैं। देखिए, द एनर्जी विच एन ऑब्जेक्ट हैज बिकॉज ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी। उस ऑब्जेक्ट को उसकी मोशन की वजह से जो एनर्जी मिलती है, जो एनर्जी उसके मोशन की वजह से होती है, उसे बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। और काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे आप, जो वर्क डन होता है वही होती है काइनेटिक एनर्जी। मतलब उस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करने के लिए, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था स्ट्राइकर का, वो स्ट्राइकर क्या करता है, दूसरी मार्बल को भी मूव करता है, उसकी वजह से दूसरी मार्बल भी मूव होती है। तो उस मार्बल में जो दूसरी मार्बल मूव हो रही है उसका कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, तो डिस्प्लेसमेंट किसकी वजह से हो रहा है, कुछ फोर्स की वजह से। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क होता है, तो जो वर्क उस मार्बल पे हो रहा है उस स्ट्राइकर की वजह से, वही होगी काइनेटिक एनर्जी उस स्ट्राइकर की। तो हम क्या बोल सकते हैं सीधा सीधा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, ऐसा हम बोल सकते हैं, वर्क डन टू डिस्प्लेस द ऑब्जेक्ट, ऐसा हम सीधा सीधा बोल सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट, और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या आता है, के मतलब काइनेटिक एनर्जी, के डॉट ई लिख रहा हूं मैं, काइनेटिक एनर्जी। वर्क का फॉर्मूला हमने लास्ट ट्यूटोरियल में देखा था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ रही है, सीधा सीधा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क, तो ये भी काइनेटिक एनर्जी। अब हम क्या लिखेंगे, एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मतलब हम काइनेटिक एनर्जी को किस तरीके से निकाल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है अभी हम देखने वाले हैं। अभी हमें एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी निकालना है, उसके लिए हमें कुछ कंडीशंस दी गई है। सपोज अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ऑफ मास m व्हिच मूव्स ड्यू टू अप्लाइड फोर्स F, एक m मास का ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर F फोर्स लग रहा है, फोर्स कितना लग रहा है, F उसके ऊपर लग रहा है। उसकी इनिशियल वेलोसिटी u 0 है, क्यों 0 है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 आपको पता है, और उसके ऊपर हम F फोर्स लगा रहे हैं तो उसकी वजह से उसके अंदर एक्सेलरेशन आ जाएगा, कितना a, एक्सेलरेशन a आएगा उसके अंदर। तो t टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, कितनी बन जाएगी फिर v, टाइम t के बाद उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है v, पहले u थी, स्टेशनरी था, 0 थी, u मतलब 0 स्टार्टिंग वेलोसिटी, यहाँ पे 0 है u की वैल्यू, फिर बन गई v क्योंकि फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर इसलिए, तो फाइनल वेलोसिटी v बन गई, और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया s। और वर्क डन क्या बोल सकते हैं हम उससे, वर्क डन w है उसका, मतलब फोर्स है डिस्प्लेसमेंट तो वर्क भी होगा, तो हम निकाल सकते हैं। तो मैंने अभी लिख दिया सारी चीजें, देखिए m मास, उस ऑब्जेक्ट का मास m है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी है, मैं बोल सकता हूँ इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, या तो मैंने लिख दी 0 क्योंकि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट बोला गया इसलिए इनिशियल वेलोसिटी 0। फिर क्या बोला है, f फोर्स अप्लाइड फोर्स, a एक्सेलरेशन, t टाइम, v फाइनल वेलोसिटी, s डिस्प्लेसमेंट और w वर्क है। ये हमारे पास पूरा डाटा है। अभी हमें पता है वर्क w इज इक्वल टू वर्क है हमारा, तो w का फॉर्मूला क्या है हमें पता है, w इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मैं जानता हूं w इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अभी आपको पता है न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, मैंने आपको लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में पढ़ाया था, F इज इक्वल टू m, F इज इक्वल टू मास, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो चलिए लिखते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू m, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अभी हमको न्यूटन का सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पता है, मैंने आपको ये भी पढ़ाया था लॉ ऑफ मोशन में, आपको याद होगा, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। वो क्या है, न्यूटन का इक्वेशन, सेकंड लॉ ऑफ इक्वेशन, हम ऐसा हम बोल सकते हैं, सेकंड लॉ ऑफ इक्वेशन नहीं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, वो क्या है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अभी हमें पता है u की वैल्यू क्या है, 0 है, u कितना है हमारा 0, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या है स्टेशनरी, स्टार्टिंग उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, तो यहाँ पे पुट करेंगे s इज इक्वल टू क्या आएगा 0 इंटू समथिंग, कुछ भी u की जगह 0 रख दो, 0 को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, 0 आने वाला है, तो हमें क्या मिलेगा, s इज इक्वल टू सीधा सीधा हाफ at स्क्वायर, s इज इक्वल टू हाफ at स्क्वायर मिल रहा है। अभी वर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, चलिए s की जगह ये रखते हैं, वर्क का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स डिस्प्लेसमेंट क्या मिला हमें, हाफ at स्क्वायर, तो मैं फोर्स इंटू हाफ at स्क्वायर रख दूंगा, फोर्स इंटू हाफ at स्क्वायर मैंने रख दिया। अभी फोर्स का वैल्यू क्या है, मा, m इंटू ये, मास इंटू एक्सेलरेशन। चलिए f की जगह मा रखते हैं, तो w इज इक्वल टू क्या आएगा, m a इंटू हाफ at स्क्वायर, तो w इज इक्वल टू m a इंटू हाफ at स्क्वायर आ रहा है। अब इसको अरेंज करेंगे तो क्या आएगा, w इज इक्वल टू हाफ m at का होल स्क्वायर, क्या आ रहा है, w इज इक्वल टू हाफ m at का होल स्क्वायर, हाफ इंटू m इंटू at का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर टी स्क्वायर ऐसा भी हम बोल सकते हैं। कैसे है, s इज इक्वल टू u2 प्लस हाफ at स्क्वायर, न्यूटन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन उसकी, और s की वैल्यू से हमने हाफ at स्क्वायर, u को 0 रखा तो w के फार्मूला में हमने रख दिया s की वैल्यू, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, हाफ at स्क्वायर रख दिया डिस्प्लेसमेंट। फिर f की वैल्यू हमने मा न्यूटन के सेकंड लॉ के हिसाब से निकाली थी,
तो W इज इक्वल टू मा यानी इंटू हाफ एटी स्क्वायर, तो क्या मिला W इज इक्वल टू हाफ इंटू एम इंटू एटी स्क्वायर। तो हम इसको मार्क कर सकते क्या, कुछ भी बोलिए, ये बोलिए इसको मैं क्या बोलूंगा, इक्वेशन ए बोलूंगा। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, कौन सा है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। चलिए v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, ये फर्स्ट इक्वेशन है। अभी इसमें रखेंगे वैल्यूज, v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन t टाइम, u की वैल्यू 0 है, हमें पता है इनिशियल वेलोसिटी 0, तो v इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, v इज इक्वल टू 80 मिल रहा है। तो 80 यहाँ पे देखिए 80 है, हाफ m इंटू 80 का स्क्वायर है इक्वेशन ए में, तो मुझे v इज इक्वल टू 80 मिला, मतलब मैं 80 की जगह v यहाँ पे रख सकता हूँ। तो मैं इक्वेशन ए में v की 80 की जगह v रखूंगा। चलिए इक्वेशन ए क्या है, w इज इक्वल टू हाफ इंटू m इंटू 80 का स्क्वायर है, 80 मतलब v है मेरा, तो मैं क्या करूंगा 80 की जगह v रखूंगा और उसका स्क्वायर करूंगा, सीधी सी बात है। तो w क्या मिला, हाफ इंटू m इंटू v का स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, w इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर, तो मुझे w क्या मिला, हाफ m v स्क्वायर मिला। और हमें तो पता है जो वर्क होता है वही क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। हमने देखा था काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट द वर्क डन टू डिस्प्लेस द ऑब्जेक्ट थ्रू डिस्प्लेसमेंट x, थ्रू डिस्प्लेसमेंट यस डिस्प्लेसमेंट करने के लिए उस ऑब्जेक्ट को जितना वर्क डन हो रहा है वही हमारी काइनेटिक एनर्जी है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू W, क्योंकि हमारी काइनेटिक एनर्जी वर्क डन के बराबर है, तो W हाफ m v स्क्वायर आया था, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या आएगा, हाफ m v स्क्वायर। तो ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बन गया, हमने निकाला एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ m v स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ m v स्क्वायर। अगर मैं मास डबल कर दूंगा तो काइनेटिक एनर्जी भी मेरी डबल हो जाएगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है, मास डबल करूंगा तो काइनेटिक एनर्जी भी डबल होगी। और वेलोसिटी के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन वेलोसिटी के स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं वेलोसिटी डबल करूंगा तो मेरी काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स बढ़ेगी, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 है। तो ये तो सीधी सी बात है, आपको समझ में आ गया होगा। अभी काइनेटिक एनर्जी के बारे में हुआ, अब हम क्या देखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा, मराठी में उसको स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। अभी क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी, चलिए आपको कुछ एग्जांपल बता दो। आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने खेला होगा बचपन में धनुष्य बाण, एरो, दशहरा पे लेके आए होंगे धनुष्य बाण, कभी खेला होगा। एरो जो होता है धनुष्य बाण, वो क्या होता है, एरो क्या होता है, एरो किस तरीके से काम करता है, जब हम उसकी रस्सी को ऐसे खींचते और छोड़ते तो वो बाण आगे चला जाता है। स्प्रिंग के साथ आप लोग खेले होंगे, स्प्रिंग होता है उसको दबाते छोड़ के उछलता है बाद में वो स्प्रिंग। अब इन जो एग्जांपल मैंने बताया उसमें खास बात क्या है, उसकी खासियत क्या है। अब मैं जो धनुष्य बाण को पीछे खींच रहा हूं, उसकी स्ट्रिंग को पीछे खींच रहा हूं और उसको छोड़ रहा हूं तो वो आगे जा रहा है। अगर मैं उसको पीछे खींचू ना तो बिना पीछे खींचे उसको आगे जाएगा कि नहीं। अब जो स्प्रिंग उछल रहा था तो उसको अगर मैं दबाऊं तभी वो उछलेगा, अगर मैं ना दबाऊं उसको और उसके बाद ना छोड़ू तो उछलेगा कि नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है अभी, क्योंकि उसके एनर्जी आ रही है। अभी जो मैं बाण को छोड़ रहा हूँ, जिस एरो को मैं छोड़ रहा हूँ धनुष्य बाण से, उसमें एनर्जी है तभी तो आगे जा रहा है। लेकिन वो एनर्जी कहां से आई, वो एनर्जी आई उसकी पोजीशन की वजह से, उसकी स्टेट की वजह से। जिस रस्सी को, जो धनुष्य बाण को बांधी हुई रस्सी है, उसको मैं पीछे खींच रहा हूं ना, तो उसको खींचने की वजह से उसके अंदर एनर्जी आ गई। उसकी जो स्टेट है, खींचे वाली जो स्टेट है उसकी वजह से उसके अंदर एनर्जी है। और मैं जब उसको छोड़ूंगा तो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी और वो एरो मूव हो जाएगा। उसी तरीके से स्प्रिंग, जब मैं उसको दबा रहा हूं तो उसको दबाने की वजह से उसके अंदर एनर्जी आ रही है। उसकी जो पोजीशन है दबने की, वो जो दबा हुआ है तब उसकी जो पोजीशन है, जो स्टेट है, उसकी वजह से उसके अंदर एनर्जी आ रही है। जब मैं इसको छोड़ूंगा तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी और वो उछलेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या बोल सकते हैं, ऐसी एनर्जी जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन या फिर उसकी स्टेट की वजह से आती है। उसकी जो स्थिति है, उस स्थिति की वजह से उसके अंदर वो ऊर्जा आती है, इसीलिए उसे स्थितिज ऊर्जा कहा गया है। पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा, स्थिति की वजह से, उसकी पोजीशन या फिर उसकी स्टेट, इनकी वजह से वो एनर्जी आई है उसमें। चलिए डेफिनेशन लिख के देता हूं। देखिए, द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स स्पेसिफिक स्टेट और पोजीशन इज कॉल्ड इट्स पोटेंशियल एनर्जी। उस ऑब्जेक्ट की स्टेट या फिर पोजीशन यानी उसकी स्थिति या फिर उसका स्थान, इन दोनों की वजह से उसके अंदर जो एनर्जी होती है वो होती है पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा। अभी आपको एग्जांपल बताता हूं और एक, अभी आपको भी चौक लीजिए। चौक मतलब खड़ू जो होता है, खड़ू, ब्लैक बोर्ड पे जो खड़ू लिखते हैं वो, उसको 5 सेंटीमीटर हाइट से छोड़िए, मतलब बहुत कम हाइट से उसको छोड़िए जमीन के ऊपर। क्या होगा, वो नीचे गिरेगा, कुछ होगा क्या उसे, नहीं। लेकिन अब उसको ऊपर से छोड़िए, बहुत ऊपर से ऐसा छोड़िए, फिर क्या होगा, खड़ू जब नीचे गिरेगा टूट जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, जब मैंने 5 सेंटीमीटर हाइट से छोड़ा तब टूटा नहीं, जब बहुत ज्यादा ऊपर से छोड़ा तो टूट गया। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब मैंने उसको बहुत ऊपर से छोड़ा नीचे तब उसके अंदर ज्यादा एनर्जी आ गई, और जब मैंने उसको सिर्फ 5 सेंटीमीटर हाइट से छोड़ा तो उसके अंदर बहुत कम एनर्जी थी। कम एनर्जी की वजह से वो टूटा है, और जब बहुत ऊपर से छोड़ा ज्यादा एनर्जी, ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी, तो टूट गया। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, हाइट की वजह से उसके अंदर एनर्जी क्यों आई,
तो आपको एक बात बताता हूँ, जितना ऊपर हम लेके जाएंगे ऑब्जेक्ट को किसी भी, उसके अंदर उतनी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। किस तरीके से मैं भी आपको बताऊंगा। अभी पहले तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी, mg, आपको पता है वेट का फॉर्मूला mg, वो क्या होता है, फोर्स होता है, एक टाइप का फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि अर्थ हमारे ऊपर लगाती है। अर्थ हमें क्या करती है, उसकी तरफ खींचती है। ये जो फोर्स होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। अर्थ अपनी सेंटर की तरफ खींचती है उस ऑब्जेक्ट को और उसके ऊपर फोर्स लगाती है, उसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, जो कि हमारे वेट के बराबर होता है। तो हमें पता है ग्रेविटेशनल फोर्स यानी हमारा वेट कितना होता है, mg। तो हम लिखते हैं वेट, WEIGHT। अभी W नहीं लिख रहा हूं मैं वेट को, क्योंकि हम वर्क को W बोल रहे, तो वेट को वेट लिखूंगा मैं, mg होता है। अभी हमें वर्क का फॉर्मूला पता है, क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लिखता हूं मैं यहाँ पे W इज इक्वल टू, W मतलब वर्क है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स यानी कि वेट, ये जो हमारा mg है वेट, यही फोर्स है। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे mg, और डिस्प्लेसमेंट मतलब ऑब्जेक्ट को कितना डिस्प्लेस कर रहे हो। अभी यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट कौन सी लेंगे, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, यानी अर्थ के सरफेस से ऊपर वाली। तो हम उसको हाइट भी बोल सकते हैं, हाइट। तो मैं इसको यहाँ पे h लिखूंगा, h यानी हाइट। h क्या है, हमारी हाइट है, h हाइट है। जितनी हाइट ऊपर लेके जा रहे हैं हम ऑब्जेक्ट को, उसकी हाइट होगी। तो वर्क का फॉर्मूला mgh मिल गया। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स mg, जो कि वेट है उस ऑब्जेक्ट का, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट को अगर हमें उठाना है तो उसके वेट के बराबर फोर्स उसके ऊपर लगाना पड़ेगा। और जब हम उसका उतना फोर्स लगाएंगे उसके ऊपर और उसको ऊपर खींचेंगे, उसको ऊपर उठाएंगे, कितनी हाइट तक उठा रहे, h हाइट तक। हाइट कितनी, h, यानी हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना है, h है। तो फॉर्मूला में रखेंगे तो W इज इक्वल टू mgh मिल रहा है। अभी ये जो वर्क होता है यही होती है पोटेंशियल एनर्जी। द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन दैट ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट द वर्क डन ऑन दैट ऑब्जेक्ट टू डिस्प्लेस इट थ्रू हाइट h। उसको h हाइट तक लेके जाने के लिए जितना वर्क लग रहा है उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो जाएगी। तो हमको W इज इक्वल टू mgh को जो हम काइनेटिक सॉरी पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हैं। तो हम लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या है हमारी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे जो वर्क डन हुआ है वही है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या मिला हमें, mgh। जितनी हाइट ज्यादा होगी उतना ही क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। इससे हम क्या बोल सकते हैं, h हाइट अगर हम ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके गए h हाइट तक, तो उसके अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, mgh। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट थ्रू हाइट h इज mgh। सीधी सी बात है, mgh उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी अगर हम उसको h हाइट तक लेके जाएंगे। अभी इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स भी है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन जैसे मैंने आपको लास्ट ट्यूटोरियल में बता दिया था कि हम सारे के सारे न्यूमेरिकल्स एंड में चैप्टर के ले लेंगे एक ही वीडियो में, ताकि आपको आसानी से सारी बातें समझ में आ जाए। अभी हम सिर्फ क्या देखेंगे, थ्योरी देखेंगे। अभी मैंने तो आपको ये बता दिया पोटेंशियल एनर्जी mgh, लेकिन अभी जो हाइट है वो हाइट हर किसी के लिए अलग अलग होती है। सीधी सी बात है, हाइट जो होती है वो रिलेटिव क्वांटिटी यानी सापेक्ष है वो क्वांटिटी। अभी मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। यहाँ पे देखिए दो लड़के, ये नीचे एक लड़का खड़ा है, ऊपर एक लड़का खड़ा है, और आपको बॉल दिख रहा होगा, ये क्या है, बॉल है। ये जो राउंड बनाया मैंने वो बॉल है। वो बॉल सरफेस पे h1 हाइट पे, कितने हाइट पे, h1, लेकिन जो ये डब्बा है छोटा वाला वो h2 हाइट का है। अभी आपको दो लड़के दिख रहे होंगे, मैं बोलता हूँ ये पहला लड़का, ये दूसरा लड़का। जो पहला और दूसरा लड़का है, दूसरा लड़का कुछ ऊपर खड़ा है, एक ब्लॉक के ऊपर खड़ा है, और उसके बाजू में एक ब्लॉक है जिसके ऊपर बॉल है, और उस छोटे ब्लॉक की हाइट है h2। अभी पहले तो जो पहला लड़का है उसके लिए इस बॉल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mg इंटू h, h मतलब हाइट, हाइट कितनी है h1। तो पहला बॉल जो है, ये जो पहला बॉल नहीं बॉडी की है, ये जो बॉल है उसका मास हम कंसीडर करेंगे m है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, mg इंटू h1 आएगी। h1 क्यों आएगी, क्योंकि हाइट h1 है, ये जो पहला लड़का है उसके लिए इस बॉल की हाइट h1 है, तो mg h1 आएगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी। अब ये जो दूसरा लड़का है वो क्या करेगा, वो भी पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहेगा, वो निकालेगा पोटेंशियल एनर्जी। फार्मूला वही है mg इंटू h, लेकिन इस दूसरे लड़के के लिए इस बॉल की हाइट कितनी है, सिर्फ h2 है। कितनी है, h2, क्योंकि ये भी एक ब्लॉक के ऊपर खड़ा है, तो इसके लिए जो हाइट है वो h2 है, तो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, mg इंटू h2। पहले के लिए mg h1 आ रही थी, दूसरे के लिए mg h2 आ रही है, मतलब अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी आ रही है। अलग अलग क्यों आ रही है, क्योंकि उन दोनों के रिस्पेक्ट में बॉल की हाइट अलग अलग है। पहले वाले के लिए बॉल बहुत ज्यादा ऊपर है, दूसरे वाले के लिए थोड़ा ऊपर है, तो हाइट दोनों के लिए बॉल की अलग अलग है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी भी अलग अलग है। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं, हाइट एक रिलेटिव क्वांटिटी है, और इसी की वजह से पोटेंशियल एनर्जी भी रिलेटिव क्वांटिटी। हमें कंसीडर करना पड़ता है कोई भी एक पॉइंट, और उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी पड़ती है। अभी अगर हम सरफेस को कंसीडर करेंगे तो सरफेस के रिस्पेक्ट में इस बॉल की पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। अगर हम इस वाले पॉइंट को कंसीडर करेंगे, टेबल का ऊपर वाला पॉइंट, तो उसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे।
तो इसके मतलब इसका मतलब क्या है, जिस सरफेस से हम हाइट ले रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। पहला वाला जो लड़का है उस नीचे वाले सरफेस से ले रहा था तो mgh1 आ रही थी, दूसरा वाला लड़का है उसके ऊपर वाले सरफेस से ले रहा था तो mgh2 वाली पोटेंशियल एनर्जी। तो इससे हमें क्या पता चलता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, रिलेटिव क्वांटिटी। अभी हम क्या देखेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी मतलब एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतर, एक रूप से दूसरे रूप में उसका रूपांतर अब हम देखेंगे। अभी मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आपको ट्रांसफॉर्मेशन क्यों बोल रहा हूँ, चलिए आपको कुछ एग्जांपल बताता हूँ। फैन जो है हमारा वो किसके ऊपर चलता है, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। रनिंग ऑफ फैन या फिर मूविंग फैन ऑन इलेक्ट्रिसिटी हम बोल सकते हैं। तो फैन मूव हो रहा है मतलब वो मैकेनिकल एनर्जी में हम बोल सकते हो, मैकेनिकल एनर्जी वो मूव हो रहा है, लेकिन वो जो एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी वो किसकी वजह से, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, यानी एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। अभी आपको पता होगा फायर क्रैकर्स, दिवाली के वक्त आप फोड़ते हो तो फायर क्रैकर्स फूटते हैं, तो वहां पे क्या होता है, केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है, साउंड एनर्जी और हीट एनर्जी में। फायर क्रैकर जो होते हैं वो आवाज करते हैं, तो आवाज मतलब साउंड एनर्जी, और हीट भी होती है वहां पे। अगर आप हाथ रखोगे तो आपको जल जाएगा, मतलब वहां पे हीट भी होती है। यानी जो केमिकल एनर्जी होती है क्रैकर्स में वो किसमें कन्वर्ट हो रही है, हीट एनर्जी और साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं, एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। हाँ, हमें तो पता है कि एनर्जी ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ये तो अलग बात हुई, लेकिन हम एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अभी आपको यहाँ पे एक पिक्चर दिख रहा होगा, इस पिक्चर से आपको क्या पता चल रहा है, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। हम क्या बोल सकते हैं, एनर्जी यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो रही है। देखिए मैकेनिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किसके फॉर्म में, किसके माध्यम से, जनरेटर। जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। उसी तरीके से इलेक्ट्रिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। एग्जांपल दिया है फैन, इंजन या फिर फैन। फैन में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। उसी तरीके से हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, ये सारी की सारी एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन सारी एनर्जीज में कन्वर्ट हो सकती है। देखिए हीटर में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। अभी आपको क्या करना है, हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करना है, तो आप इस्तेमाल क्या करोगे, थर्मोकपल। थर्मोकपल किस लिए इस्तेमाल करते हैं, हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। साउंड एनर्जी में इलेक्ट्रिक एनर्जी किस तरीके से कन्वर्ट हो सकती है, लाउड स्पीकर में क्या होता है, साउंड एनर्जी होती है, हमें पता है किससे, इलेक्ट्रिक एनर्जी से कन्वर्ट होती है। अभी माइक्रोफोन, आपको पता होगा माइक्रोफोन, जो अभी मैं अभी जो बोल रहा हूँ आपको सुनाई दे रहा है, क्योंकि माइक्रोफोन जो है वो माइक्रोफोन आवाज कैप्चर करेगा और वो किसमें कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो वहां पे भी क्या हो रही है, साउंड एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। अभी केमिकल एनर्जी, आपको पता है जो प्राइमरी सेल होते हैं वहां पे क्या होता है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। आप लोगों को पता होगा जो सेल आप इस्तेमाल करते हो किसमें, अपनी घड़ी में, वॉच में जो सेल होते हैं, रिमोट में सेल होते हैं, उसमें क्या होती है, केमिकल एनर्जी जो कि इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। और कुछ सेकेंडरी सेल्स होते हैं जहां पे इलेक्ट्रिक एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। अभी लाइट एनर्जी का तो आपको पता है, सीधी सी बात है, हमारे जो लैंप, लाइट, बल्ब जो होते हैं वहां पे क्या होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। सीधी सी बात है, इलेक्ट्रिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है, लाइट एनर्जी में। अभी जो आपको बल्ब, लाइट जो भी दिख रहा होगा वहां पे, और ऐसी कौन सा फॉर्म है जहां पे लाइट एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो, हमें पता है कहां पे, सोलर सेल या फिर फोटो इलेक्ट्रिक सेल, वहां पे लाइट एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो इन सारी चीजों से आपको क्या पता चल रहा है कि एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन टाइप टू अनदर, एक टाइप से दूसरे टाइप में एनर्जी हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, सीधी सी बात है। तो आपको समझ में आ गया होगा, इसे आशा करता हूं। तो चलिए आज हमने क्या क्या देखा, हमने एनर्जी क्या होती है देखा, उसके टाइप्स, मैकेनिकल एनर्जी की जनरली दो टाइप, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, वो देखा, उनकी एक्सप्रेशन देखे और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी देखा। अभी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम क्या देखने वाले, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना काफी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए ताकि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।